चलिए देखते हैं हम लोग आज वेव ऑप्टिक्स का आखिरी लेक्चर। इसमें भी हम लोग जो आपने सवाल पूछे वही लगाएंगे। तरीका भी वही होगा कि हर एक न्यूमेरिकल को आप पहले पॉज करके ट्राई करेंगे एक बार, और जो नहीं आएगा ठीक है तब आप इसका वीडियो जो है आगे देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन इंटरफियरेंस का है, एक बच्चे ने पूछा है। हालांकि बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। इंटरफियरेंस का जो अलग से मैंने एक न्यूमेरिकल वीडियो बनाया था, शायद वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6 है वो, उसमें पहला न्यूमेरिकल यही है लगभग। ठीक, लेकिन अब आपने दोबारा पूछा है तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, इन YDSE यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट on a screen where the part difference is lambda is k unit। यानी यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब हम लैम्डा वेवलेंथ वाली लाइट यूज कर रहे हैं तो स्क्रीन पर एक पॉइंट है जहां पर जब वेव पहुंचती है तो उनके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, और वहां पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो k है। ठीक, कह रहा है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। तो कह रहा है बताइए उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी जहां पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3 होगा। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सभी ने पढ़ा है। S1 S2 दो स्लिट होती हैं, उनसे चलने लाइट रे स्क्रीन के किसी पॉइंट पर पहुंची, उस पॉइंट पर उनके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा है। पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो वहां पर जो इंटेंसिटी है लाइट की वो k है। तो कह रहा है उस पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी जहां पर दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है। तो इसको आप अपने मन से ट्राई करिए पॉज करके, और फिर लगाने के बाद आप इसको वीडियो ऑन करके मिलाइए कि सही लगा है या नहीं लगा है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखिए जरा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंटरफियरेंस के कारण किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला होता है I = I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos phi। तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला, ठीक है, I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos phi होता है। ठीक, अच्छा, इसमें उसने बताया नहीं कि स्लिट कैसी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर स्लिट नहीं बताता कैसी है तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों स्लिट आइडेंटिकल है, यानी जितनी बड़ी एक स्लिट है उतनी बड़ी दूसरी स्लिट है। तो जितनी लाइट एक से बाहर आ रही होगी उतनी लाइट दूसरे से बाहर आ रही होगी, यानी I1 I2 जो है वो बराबर होंगे। ठीक, तो I1 = I2, तो दोनों को हमने बराबर मान लिया। चलिए I0 के, ठीक, I1 I2 = I0 मान लिया। ठीक, तो ये यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो I = I0 + I0 क्या हो जाएगा, 2I0 प्लस I0 × I0 I0 का स्क्वायर, और I0 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2I0 cos phi। 2I0 को कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा 1 + cos phi। I = 2I0 1 + cos phi की जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 cos स्क्वायर phi बाई 2 -1। 1 से 1 कैंसिल हो गया। I = आ जाएगा 4I0 cos स्क्वायर phi बाई 2। I = 4I0 cos स्क्वायर phi बाई 2। ठीक है, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का एक फार्मूला हम लोगों ने बनाया। अच्छा, एक काम और करिए कि यहाँ फाई क्या है, यहाँ फाई है दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस, लेकिन सवाल तो पार्ट डिफरेंस के टर्म में है। तो हम लोग जानते हैं कि फेज डिफरेंस = 2 π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, यही तो होता है। फेज डिफरेंस = 2 π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। ये फाई की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला एक बनाते हैं हम लोग जो पार्ट डिफरेंस के टर्म में हो। I = 4I0 cos स्क्वायर, फाई की ये वैल्यू रखोगे 2 π/λ डेल्टा x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका π/λ इंटू डेल्टा x। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर ए।
ये जनरल इक्वेशन है पाथ डिफरेंस के टर्म में रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का। अब हम इससे दो इक्वेशन बना लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस पॉइंट पर दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है, उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, के है। तो जब तुम यहाँ डेल्टा एक्स क्या रखोगे, लैम्डा, तो आई बराबर क्या रखना चाहिए, के, क्योंकि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है जहां पर, वहां पर इंटेंसिटी क्या है, के है। ठीक, नाउ फॉर डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा, आई इक्वल टू के, तो याद रख दीजिए के इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा। ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, उसका स्क्वायर +1 हो जाएगा। ठीक, तो के की वैल्यू आ गई 4I0। तो ये जो सवाल में दिया गया था कि जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी के है, उससे हमें के की वैल्यू पता लग गई 4I0 है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, कि हमें उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी जहां पाथ डिफरेंस λ/3 है। ठीक, नाउ पुट डेल्टा एक्स इक्वल टू λ/3 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में यहां रखिए आई इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन लैम्डा, और यहां रख दिया λ/3, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। cos 60 की वैल्यू आ जाती है जब यहां पे रखेंगे। ठीक, तो अगर आप देखें तो π/3 यानी cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर ये आ गया 4I0/4। और 4I0 क्या होता है, के होता है। ये इक्वेशन हमने बनाई थी, इक्वेशन बी। तो यहाँ पर इसकी जगह रख दीजिए क्योंकि हमारा आंसर के टर्म में आना चाहिए। ठीक, तो I इक्वल टू K/4। क्लियर है, I इक्वल टू K/4। तो उस पॉइंट पर जहां पर पाथ डिफरेंस λ/3 होगा, वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी K/4 होगी। समझ में आ गया सबको न्यूमेरिकल? अच्छा न्यूमेरिकल है ये। तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। मैंने बताया कि जब कुछ नहीं कहेगा तो हम मान लेंगे आइडेंटिकल स्लिट है, एक जैसी स्लिट है और एक जैसे रेखा छिद्र होंगे तो दोनों से लाइट सेम इंटेंसिटी की बाहर आएगी। तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 पुट कर दिया हमने, 2I0 कॉमन ले लिया, 1 + cos 5 बचा। यहाँ cos 5 जो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वो लगा दिया। तो यहाँ एंगल 2 थीटा तो है नहीं, 5 है, तो cos 5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 5/2 -1, ये हमारा फार्मूला आया। ये फेज डिफरेंस और इंटेंसिटी में रिलेशन है, हमसे पाथ डिफरेंस और इंटेंसिटी की बात हो रही है, तो फेज डिफरेंस की जगह हम 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस लिख सकते हैं। उसको हमने पुट कर दिया और बस इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? जब जनरल फार्मूला बना लिया पाथ डिफरेंस इंटेंसिटी के टर्म में, तो इसमें सवाल में दी गई पहली कंडीशन रखी कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी के है, यहाँ लैम्डा यहाँ के रखा तो के की वैल्यू आ गई। फिर जब पाथ डिफरेंस λ/3 होगा तब आई कितना होगा, तो यहाँ रखा λ/3 और यहाँ से आई की वैल्यू निकाल ली, K/4 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, अच्छा न्यूमेरिकल है ये। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये इंटरफियरेंस यानी व्यतिकरण और डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, मिला जुला क्वेश्चन है। ठीक, एक फार्मूला इस चैप्टर का लगेगा, एक फार्मूला इस चैप्टर का लगेगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन YDSE द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज 1 मिलीमीटर, यानी यंग के द्विरेखा क्षेत्र प्रयोग में दो जो स्लिटें होती हैं S1 S2 इनके बीच की डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है। इसको हम लोग वहाँ किससे दिखाते थे, स्मॉल d से, तो स्मॉल d दिया गया 1 मिलीमीटर। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ स्लिट स्मॉल e so as to obtain 10 maxima of the double slit interference pattern within the central maxima of the single slit diffraction pattern। तो वो कह रहा है स्लिटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो 1 मिलीमीटर है। कह रहा है बताइए स्लिटों की विड्थ कितनी हो, ई स्मॉल ई स्लिट विड्थ कि
डबल स्लिट यानी द्विग रेखाछिद्र से जो व्यतिकरण प्रारूप बन रहा है उसमें 10 मैक्सिमा यानी 10 ब्राइट फ्रिंज जो है वो एक स्लिट के कारण जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगी उसके अंदर आ जाए। यानी सिंगल स्लिट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा उसमें जो सेंट्रल मैक्सिमा बनती है उतनी दूरी में ही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के इंटरफियरेंस पैटर्न में 10 डीप फ्रिंज जो है वो आ जाए। सवाल समझ में आया? अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो यंग के द्विग रेखाछिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। ठीक, बताइए स्लिटों की चौड़ाई क्या होनी चाहिए जिससे कि द्विग रेखाछिद्र के विवर्तन प्रारूप की 10 फ्रिंजें किसी एक रेखाछिद्र के विवर्तन प्रारूप की केंद्रीय उच्चिष्ट के बीच में आ जाएं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आप लोग इसको पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि सिंगल स्लिट के कारण जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है उसमें जो सेंट्रल मैक्सिमा होती है उसकी विड्थ क्या होती है? सिंगल स्लिट के कारण जो सेंट्रल मैक्सिमा होती है उसकी जो विड्थ होती है, डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर दिखाएं यहां पर तो जो सेंट्रल मैक्सिमा बनती है स्क्रीन पर उसकी ये जो विड्थ होती है width of central maxima due to diffraction क्या होती है? स्लिट विड्थ। इस स्लिट की विड्थ होती है, अगर आपको याद होगा तो जो इसकी एंगुलर विड्थ होती है, एंगुलर विड्थ जो होती है ये वो होती है 2 लैम्डा अपॉन ई, और फिर स्लिट से लेकर स्क्रीन तक की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये उसकी विड्थ आ जाती है। ठीक, ये होती है विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा जो बनती है डिफ्रैक्शन के कारण उसकी। अब वो चाहता है कि इतनी दूरी में डबल स्लिट यहाँ लगी है उसके कारण यहाँ इंटरफियरेंस हो रहा होगा तो 10 मैक्सिमा इतनी दूरी में आ जाए। तो अगर 10 मैक्सिमा इतनी दूरी में आ जाएंगी तो इंटरफियरेंस के कारण जो एक फ्रिंज बनती है, ठीक, उसकी चौड़ाई होती है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब इतनी दूरी में 10 डीप फ्रिंज आ जाएंगी। ठीक, तो टोटल विड्थ ऑफ 10 मैक्सिमा ड्यू टू इंटरफियरेंस के कारण, ठीक है, एक डीप फ्रिंज की चौड़ाई डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, 10 डीप फ्रिंजों की चौड़ाई क्या हो जाएगी? 10 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और वो आपसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि 10 डीप फ्रिंजें एक स्लिट के कारण जो डिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी सेंट्रल मैक्सिमा जितनी दूरी में है उतनी दूरी में आ जाए। तो सेंट्रल मैक्सिमा तो इतनी दूरी में है, ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है। इतनी दूरी में चाहता है इंटरफियरेंस के कारण 10 डीप फ्रिंज आ जाए, तो उसके बाद 10 डीप फ्रिंजों की ये जो कुल चौड़ाई है ये डिफ्रैक्शन के कारण एक सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार डिफ्रैक्शन के कारण, विवर्तन के कारण केंद्रीय उच्चिष्ट की जो रेखीय चौड़ाई जितनी है, विवर्तन के कारण केंद्रीय उच्चिष्ट की जितनी रेखीय चौड़ाई है, 2 स्लिटों के कारण जो व्यतिकरण हो रहा है उसमें 10 डीप फ्रिंजों की कुल चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के बराबर होगी। अगर ऐसा होगा तभी तो इतनी दूरी के अंदर 10 डीप फ्रिंज आएंगी। तो इनको आप बराबर कर दीजिए, बस काम खत्म। डी लैम्डा से डी लैम्डा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक, और आपको चाहिए क्या? स्मॉल ई। तो स्मॉल ई इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 इंटू डी अपॉन 10। 2 डी की वैल्यू कितनी है? 1 मिलीमीटर अपॉन 10, तो ई की वैल्यू आ गई 0.2 मिलीमीटर। तो स्लिट की जो विड्थ है ये 0.2 मिलीमीटर जो है वो होनी चाहिए। स्लिट विड्थ जो है, स्लिट की जो चौड़ाई है, ठीक है, वो जब 0.2 मिलीमीटर होगी
तो एक स्लिट के कारण जो डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पर बनेगा उसका केंद्रीय उच्चिष्ट जितनी चौड़ाई में होगा उतनी दूरी के अंदर दोनों स्लिटों के कारण जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसके कारण 10 दी फ्रिंजें इसी के अंदर आ जाएंगी। सवाल समझ में आया? केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई जितनी होगी, जितनी चौड़ी है केंद्रीय उच्चिष्ट विवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण 10 दी फ्रिंजों की चौड़ाई जब उतनी दूरी के बराबर होगी तो 10 दी फ्रिंजें उसके अंदर आ जाएंगी। बस यही इस सवाल का मेन पॉइंट जो है वो ये है। समझ में आ गया क्वेश्चन आप लोगों को? ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एक। तो चलिए आज के थर्ड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। और आज का थर्ड क्वेश्चन ये है कि इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट यूजिंग रेड लाइट वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम द फर्स्ट मिनिमा कोइंसाइड विद द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ लैम्डा, या आप कह सकते इफ यू यूज लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यानी वो क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में, एकल रेखाचित विवर्तन प्रारूप में, जब हम रेड लाइट यूज़ करते हैं जिसकी वेवलेंथ इतनी है, तो फर्स्ट मिनिमा जहाँ बनती है वो फर्स्ट मिनिमा कोइंसाइड करती है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा से अगर हम लाइट जो है वो यूज़ करें लैम्डा वेवलेंथ की। तो कह रहा है बताइए ये लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी। यानी जब हम इस वेवलेंथ की लाइट यूज़ करते हैं तो स्क्रीन पर जहाँ पहली मिनिमा बनती है अगर हम लैम्डा वेवलेंथ की लाइट यूज़ करें तो वो कह रहा है वहाँ पर पहली सेकेंडरी मैक्सिमा बनती है। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी। हम जानते हैं कि फॉर मिनिमा इक्वेशन होती है E sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। फॉर फर्स्ट मिनिमा E sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। फॉर फर्स्ट मिनिमा n इक्वल टू 1 होगा ना, पहली मिनिमा के लिए n इक्वल टू 1 रख दिया। ठीक, तो इससे साइन थीटा निकलेगा लैम्डा अपॉन ई। इसमें थीटा क्या होता है? पहली मिनिमा की एंगुलर पोजीशन, कि भाई इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन से कितने एंगल पर चलने पर पहली मिनिमा जो है वो बन रही है। ठीक, अच्छा, उसके बाद में फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा इस समय लाइट आप जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वेवलेंथ कितनी है? 6600 एंगस्ट्रॉम। ठीक, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा इक्वेशन होती है E साइन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। क्लियर है? पहली मिनिमा जो है, ठीक है, वो कह रहा है जहाँ बन रही है जब हम ये लाइट यूज़ करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन निकाल रहे हैं, यहाँ n इक्वल टू 1 रख दिया, तो किस वेवलेंथ के लिए? 6600 एंगस्ट्रॉम तरंग के लिए। तो यहाँ पे लैम्डा जो है वो चाहे तो 6600 रख सकते हैं। ठीक, जब 6600 वेवलेंथ वाली लाइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तब पहली मिनिमा जो है वो थीटा डिफ्रैक्शन एंगल पे बन रही, मैंने दिखाया है। ठीक, उसके बाद में फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा पहली सेकेंडरी मैक्सिमा किसके लिए? लैम्डा वेवलेंथ के लिए। हम मान लेते हैं कि वो थीटा डैश डिफ्रैक्शन एंगल पे बन रही है, तो हो जाएगा E साइन थीटा डैश, n इक्वल टू 1 रखोगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। ठीक, तो यहाँ से साइन थीटा डैश की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो साइन थीटा डैश आ जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 2e। बोलो ठीक है? तो ये हम लोगों ने निकाला, दो इक्वेशन बनाई कि जब हम इस वेवलेंथ की लाइट यूज़ कर रहे हैं तो हमने माना कि पहली जो मिनिमा बनेगी
उसके लिए डिफ्रैक्शन एंगल जो होगा वो थीटा होगा, यानी थीटा एंगल पर पहली मिनिमा बन रही है, तो उससे ये इक्वेशन बन गई। और जब लैम्डा वेवलेंथ की लाइट हम यूज़ कर रहे हैं तो पहली सेकेंडरी मैक्सिमा हमने मान लिया थीटा डैश एंगल पर बन रही है, पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों एक ही जगह बन रहे हैं। ठीक, जब हम ये लाइट यूज़ करते हैं तो पहली मिनिमा जहाँ बनती है, जब ये लाइट यूज़ करते हैं तो पहली सेकेंडरी मैक्सिमा वहीं बनती है। तो अगर वही बनती है इसका मतलब ये दोनों डिफ्रैक्शन एंगल सेम होंगे, डिफ्रैक्शन एंगल सेम होंगे तो उनकी साइन की वैल्यू भी सेम होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी दोनों की एंगुलर पोजीशन सेम है, थीटा इक्वल टू थीटा डैश। पहले वाले का जो डिफ्रैक्शन एंगल है, पहली मिनिमा जिस एंगल पर बन रही है, पहली सेकेंडरी मैक्सिमा भी उसी एंगल पर बन रही है सवाल के हिसाब से। तो फिर अगर थीटा बराबर है थीटा डैश के तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डैश होगा 6600 अपॉन ई इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन 2 ई से ही कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल करोगे 2200 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 4400 एंगस्ट्रॉम। तो जो लैम्डा है वो ये है, यानी जब हम 6600 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट यूज़ करते हैं तो पहली मिनिमा जहाँ बनती है, अगर हम इस वेवलेंथ की लाइट यूज़ करेंगे तो स्क्रीन पर वहीं पर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? सब लोगों ने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए चौथे क्वेश्चन पर आते हैं, और चौथा क्वेश्चन है कि ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग टू वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम एंड 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड इन YDSE, यानी यंग डबल एक्सपेरिमेंट में हम एक लाइट यूज़ कर रहे हैं जिसमें दो वेवलेंथ शामिल हैं, 6000 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ भी है और 5000 एंगस्ट्रॉम की भी लाइट है। दो लाइट का कॉम्बिनेशन है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स नहीं है। तो हमें निकालना क्या है, पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज फॉर वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। आपको थर्ड डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है, कहां से? फ्रॉम दी सेंट्रल मैक्सिमा, CM का मतलब सेंट्रल मैक्सिमा, यानी 6000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि दो वेवलेंथ शामिल है, दोनों वेवलेंथ अपना अलग अलग इंटरफियरेंस कर रही होंगी। 5000 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ S1 S2 से निकल रही, वो अपना इंटरफियरेंस कर रही होगी, उसकी ब्राइट और डार्क अपनी बन रही होंगी। और 6000 एंगस्ट्रॉम वाली जो S1 S2 से निकल रही होगी वो अपना इंटरफियरेंस करेगी, उसकी ब्राइट और डार्क अपनी बन रही होंगी। तो वो कह रहा है कि बताना हमें ये है कि सेंट्रल मैक्सिमा जो है उससे तीसरी अदीत फ्रिंज कहाँ बनेगी, किस वेवलेंथ की? 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाली जो है, देखिए उसकी तीसरी डार्क फ्रिंज कितनी दूरी बनेगी सेंट्रल मैक्सिमा से। और फिर आपको ये बताना है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड, यानी सेंट्रल मैक्सिमा से कम कितनी दूरी पर वो बिंदु होगा, क्योंकि स्क्रीन पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर दोनों की ब्राइट फ्रिंज क्या कर रही होंगी, कोइंसाइड कर रही होंगी अलग अलग ऑर्डर की। तो आपको बताना है कि कम से कम कितनी दूरी पर, वो लीस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी जहां पर दोनों की सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो कोइंसाइड कर रही होंगी। ठीक, तो चलिए, और आपको क्या दिया गया है, स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d 1 मिलीमीटर, और स्लिट से कितनी दूरी पर स्क्रीन है 1 मीटर की डिस्टेंस पर। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा है, उनमें से एक क्वेश्चन मैंने लिया है। अलग अलग बच्चों के क्वेश्चन में वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है, लेकिन मैथड तो यही है। ठीक, तो चलिए देखते हैं जरा, पहले आप लोग इसको पॉज करके सॉल्व करिए पूरा क्वेश्चन, ठीक है, और अगर नहीं आता है तब आप इसको देखिए कैसे लगेगा, या फिर जब आप लगा लें तो उसके बाद आप मिलाइए कि आपने सही लगाया है या नहीं लगाया है। ठीक, चलिए चालू करते हैं। पहला इसका पार्ट जो है, आप जानते हैं कि व्यतिकरण में अदीत फ्रिंजों की स्थितियां निकालने का सूत्र जो होता है, फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला होता है XM इक्वल टू 2m-1 d लैम्डा अपॉन 2d। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कहाँ से फॉर्मूला होता है, सेंट्रल मैक्सिमा से कोई डार्क फ्रिंज कितनी डिस्टेंस बनेगी। इसमें m की वैल्यू जो होती हैं वो 1 2 3 होती है। ठीक, तो पहली वैल्यू हम 1 रखेंगे, नहीं सॉरी, हमें किसकी निकालनी है, थर्ड डार्क फ्रिंज की। तो फॉर थर्ड डार्क फ्रिंज we take
या पुट m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3 रख दीजिए, तो x3 इक्वल टू 3 रखोगे तो 6 में से बन जाएगा 5 d लैम्डा अपॉन 2d। 5 d की वैल्यू 1 मीटर, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम, 2 स्मॉल d की वैल्यू 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में बदल दें, और एंगस्ट्रॉम को यहाँ भी मीटर बदल लें 6000 एंगस्ट्रॉम को, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻7। थ्री हो जाएगा 15 × 10⁻⁻4, या फिर आप लिख सकते हैं इसको 1.5 × 10⁻³ मीटर, 1.5 × 10⁻³ मीटर, या फिर 1.5 मिलीमीटर, 10⁻³ हटाकर मिलीमीटर कर सकते हैं, ठीक। तो यह आ जाएगा x3 इक्वल टू 1.5 मिलीमीटर। क्लियर है? तो 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली तीसरी अदीप्त जो है वो केंद्र से इतनी दूरी पर बन रही होगी। क्लियर है? एक बच्चे ने यही क्वेश्चन पूछा, उसमें वो कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज। तीसरी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी, तो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालने फार्मूला होता है xm इक्वल टू m। ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालने फार्मूला होता है m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, और यहां पर m की वैल्यू जो है वो हम लोग कौन सी रखेंगे, 3, ठीक। थर्ड की निकालनी तो 3 रखेंगे। आप जानते हैं 0 1 2 3 होता है, ठीक, लेकिन 0 रखने पर सेंट्रल की पोजीशन आती है, तो जब पहले की निकालनी हो तो 1, सेकंड की निकालनी है तो 2, थर्ड की निकालनी तो 3, तो उसमें 3 रख देंगे, तो फार्मूला हो जाएगा 3 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। उसमें d स्मॉल d और लैम्डा जिसके लिए उनको निकालना हो वो रख देंगे, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। चलिए इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं। वो कह रहा है कि वो लीस्ट डिस्टेंस कितनी होगी स्क्रीन से जहां पर दोनों की ब्राइट फ्रिंज जो है वो कोइंसाइड करेगी, ठीक। तो दो वेवलेंथ हैं 6000 एंगस्ट्रॉम। हमने मान लिया कि लैम्डा 1 इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम की m1 ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन पर जहां बन रही है, कौन सी, m1 ऑर्डर की, जैसे कि 5वीं या 6ठी या 7वीं बोले। लैम्डा 2 वाले की, लैम्डा 2 कौन है, 5000 एंगस्ट्रॉम वाला, उसकी m2 ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज वहीं पर बन रही है। कोइंसाइड करने का मतलब एक ही। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि एक की 5वीं दी फ्रिंज जहाँ बने दूसरे की भी 5वीं वहीं बने। वेवलेंथ अलग अलग है तो ऑर्डर अलग अलग होगा, ठीक। तो वो पूछ रहा है कि लीस्ट डिस्टेंस सेंटर से कम कितनी दूरी पर दोनों की कोई ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेगी। तो हमने मान लिया कि लैम्डा 1 वेवलेंथ यानी 6000 एंगस्ट्रॉम वाले की m1 ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज जहाँ बन रही है, लैम्डा 2 वाले जिसकी वेवलेंथ क्या है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसकी m2 ऑर्डर की वहीं पर बन रही है, ठीक। यानी अगर हम इसको स्क्रीन मान लें, यहाँ पर स्लिट होती है ऐसे S1 S2, तो हमने मान लिया ये कोई पॉइंट है P, और चलिए मान लेते हैं इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो x है। यहाँ पर इस पॉइंट पर लैम्डा 1 वाले की m1 ऑर्डर की डीप फ्रिंज बन रही है और लैम्डा 2 वाले की m2 ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज भी यहीं पर बन रही है। तो अगर यहीं पर बन रही है, आप कह रहे हैं कि एक के m1 ऑर्डर की दूसरे के m2 ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज यहाँ कोइंसाइड कर रही है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि लैम्डा 1 वेवलेंथ वाले की m1 ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज, लैम्डा 1 तरंग दैर्ध्य वाले की m1 ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज की सेंट्रल फ्रिंज से दूरी कितनी होगी, वो दूरी तो आपने x मानी हुई है। आप जानते हैं कि सेंट्रल फ्रिंज से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है xm इक्वल टू m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब तुम ये कह रहे हो कि लैम्डा 1 वेवलेंथ वाले की m1 ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज यहाँ बन रही है, तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस तुमने x मानी है, तो x बराबर हो जाएगा m1 d लैम्डा 1 अपॉन स्मॉल d। और फिर तुम कह रहे हो यहीं पर लैम्डा 2 वाले की m2 ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो लैम्डा 2 वाले के m2 ऑर्डर की फ्रिंज भी यहीं बन रही, तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस x बराबर हो जाएगा x बराबर m2 d लैम्डा 2 अपॉन स्मॉल d।
भाई जब दोनों एक ही जगह बन रही हैं तो लैम्डा 1 वाले की m1 ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज की यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, लैम्डा 2 वाले की m2 ऑर्डर की फ्रिंज भी यही बन रही, तो उसकी भी सेंट्रल फ्रिंज से दूरी तो यही होगी। तो ये दोनों बराबर कर दीजिए। जब हमने इसको बराबर किया तो देखिए कैपिटल डी स्मॉल डी कैंसिल, m1 लैम्डा 1 इक्वल टू m2 लैम्डा 2, यहाँ से लैम्डा 1 या m1 अपॉन m2 इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 कितना है 5000, लैम्डा 2 कितना है 6000, ये कैंसिल होकर के m1 अपॉन m2 बराबर आ जाएगा 5/6, जिसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेंगी, ठीक, उनमें रेशियो, उनके ऑर्डर में रेशियो 5 में 5 और 6 का होगा। मतलब ये हुआ कि m1 क्या है लैम्डा 1 वाली, तो इसका मतलब लैम्डा 1 वाले की 5वीं ब्राइट फ्रिंज जहाँ बनेगी, लैम्डा 2 वाले की 6ठी ब्राइट फ्रिंज वहीं पर बनेगी। उसके बाद ये भी होगा कि स्क्रीन में कहीं जहाँ लैम्डा 1 वाले की 10वीं बनेगी वहीं पर लैम्डा 2 वाले की 12वीं बन रही होगी, क्योंकि वो ब्राइट फ्रिंजें कोइंसाइड करेंगी जिनमें 5 और 6 का रेशियो होगा। तो लैम्डा 1 वाले की जहाँ 5वीं बनेगी वहाँ पर लैम्डा 2 वाले की 6ठी बन रही होगी। फिर लैम्डा 1 वाले की जहाँ 10वीं बनेगी वहाँ लैम्डा 2 वाले की 12वीं बन रही होगी, कि 10 और 12 में भी तो 5 और 6 का रेशियो है। फिर स्क्रीन पर जहाँ लैम्डा 1 वाले की 15वीं बन रही होगी वहाँ पर लैम्डा 2 वाले की 18वीं बन रही होगी, 18th बन रही होगी। ऐसे बहुत सारी ब्राइट फ्रिंजें कोइंसाइड करेंगी। लेकिन आप जानते हैं इनमें से सबसे पास कौन होगा? सबसे पास होगा 5, क्योंकि भाई सीधी बात है, लैम्डा 1 वाले की 5वीं जहाँ बनेगी उसकी 10वीं तो उससे ऊपर बनेगी ना। तो हमें तो सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है कि सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस पर वो पॉइंट कौन सा होगा जहाँ पर दोनों की ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रही होगी। तो सबसे पास ये जो ग्रुप बन रहे हैं ना, इसकी 5वीं इसकी 6ठी एक साथ होगी, फिर लैम्डा 1 वाले की 10वीं लैम्डा 2 वाले की 12वीं एक साथ होगी, फिर लैम्डा 1 वाले की 15वीं और लैम्डा 2 वाले की 18वीं एक साथ होगी। लेकिन इस ग्रुप में 5, 6 वाला ही सेंटर के सबसे पास होगा। ठीक, तो आप चाहे तो ये निकाल लो, क्योंकि लैम्डा 1 वाले की 5वीं कहाँ बन रही है, या निकाल लो लैम्डा 2 वाले की 6ठी कहाँ बन रही है, क्योंकि वो बन तो एक ही जगह रही है। तो ये है पोजीशन निकालने फार्मूला। यहाँ पर हम लोग m1 बराबर हम निकालने जा रहे हैं लैम्डा 1 वाले की 5वीं कहाँ बन रही, तो m1 बराबर रख दिया 5, d की वैल्यू 1 मीटर, लैम्डा 1 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6 × 10⁻⁷ अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल डी दिया गया 1 मिलीमीटर, तो 1 × 10⁻³ कर दिया। क्लियर? तो ये आ जाएगा 3 मिलीमीटर, 3 × 10⁻³ मीटर आएगा, तो 3 मिलीमीटर। तो हमने निकाल लिया कि लैम्डा 1 वाले की 5वीं कहाँ बन रही है, सेंटर से 3 मिलीमीटर की दूरी पर। या हम निकाल लेते लैम्डा 2 वाले की 6ठी कहाँ बन रही है, तो वो भी इतना ही आता है, क्योंकि बन तो दोनों एक ही जगह रही है। तो सेंटर से 3 मिलीमीटर की दूरी पर, नियरेस्ट सबसे पास 3 मिलीमीटर की दूरी पर वो पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों की एक एक ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रही होंगी। कौन कौन सी? लैम्डा 1 वाले की 5वीं और लैम्डा 2 वाले की 6ठी। समझ में आया सवाल? कोई दिक्कत हो बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आइए आज के 5वें क्वेश्चन पर। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब हम 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट यूज़ करते हैं तो किसी रेफरेंस पॉइंट पर, बल्कि किसी रेफरेंस पॉइंट से 0 ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज और 10th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज जो है वो 12.5 मिलीमीटर और 14.5 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर बनती है। ठीक, कह रहा है कि अगर हम लाइट की वेवलेंथ बदलकर 5000 एंगस्ट्रॉम कर दें तो अब उसी रेफरेंस पॉइंट से 0 ऑर्डर की और 10th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज कितनी कितनी डिस्टेंस पर बनेगी। समझ में आ गई बात आपको? ठीक, तो ये क्वेश्चन भी एक बच्चे ने हमसे पूछा है। ठीक, तो आप जानते हैं 2 स्लिट्स होती हैं, सामने स्क्रीन होती है। ठीक, तो स्क्रीन पर सेंट्रल फ्रिंज, फिर ब्राइट डार्क ऐसे बनती हैं। ठीक, तो होता क्या है कि जो स्क्रीन पर 0 ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज बन रही है और 10th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज बन रही है, वो स्क्रीन पर कोई रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट माने जहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वो हम किसी को भी मान लेते हैं। अभी तक हम लोग सेंटर को ही रेफरेंस पॉइंट मानते थे और वहीं से किसी ब्राइट या डार्क फ्रिंज की दूरी मापते थे। पर इस सवाल में पक्का है
कि सेंटर जो है वो रेफरेंस पॉइंट नहीं माना गया, क्योंकि अगर सेंटर माना गया होता तो जीरो ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज तो सेंटर पे ही बनती है, तो इसकी तो फिर रेफरेंस पॉइंट से दूरी जीरो होनी चाहिए थी, पर रेफरेंस पॉइंट से इसकी दूरी इतनी है, इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट कोई और है। तो रेफरेंस पॉइंट से जीरो ऑर्डर की फ्रिंज इतनी दूरी पर और 10th ऑर्डर की फ्रिंज इतनी दूरी पर बन रही है अगर हम इस लाइट का यूज़ करते हैं। और अगर वेवलेंथ बदल के 5000 एंगस्ट्रॉम कर दें तो उसी रेफरेंस पॉइंट से अब जीरो ऑर्डर और 10th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज कितनी दूरी पर बनेगी, ये हमें बताना है। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको आप पॉज करके अपने आप इसको ट्राई करिए, देखिए लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते। ये क्वेश्चन मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ। एक बच्चे ने पहले भी हमसे पूछा था, इंटरफियरेंस का चैप्टर है, जब मैंने इंटरफियरेंस पढ़ाया था आपको, हर टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल बताए थे। उसके बाद में आपसे कहा था लगा करके आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। जब आपने क्वेश्चन पूछे तो जो भी क्वेश्चन पूछे उसका अलग से एक मैंने न्यूमेरिकल वीडियो बना दिया था, पर उसके बाद फिर एक लड़के ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैंने फिर पोलराइजेशन का जो न्यूमेरिकल वीडियो बनाया है वो आप देखेंगे, वेव ऑप्टिक्स का शायद 09 होगा। ठीक, उसमें पोलराइजेशन के सवाल बताए हैं और फिर आखिरी में सबसे लास्ट न्यूमेरिकल यही मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि जिस बच्चे ने पूछा था इंटरफियरेंस के सारे वीडियो बनाने के बाद उसने पूछा था, इसलिए ये मैंने बाद में बताया था। तो आप इसको ट्राई कर लीजिए, नहीं आता है आपको अगर ये, ठीक, या आपने जो लगाया है वो सही लगाया है नहीं लगाया है, इसको चेक करने के लिए आप वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 09 पोलराइजेशन के न्यूमेरिकल जिसमें है उसका सबसे लास्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए, ये वही है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक, तो चलिए आज ये 5 न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, पहले मैंने सोचा 6 बताएंगे, ठीक है, लेकिन ये 5 ही मुझे बताने लायक लगे। ठीक, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और बच्चों ने पूछे जो बहुत ही सरल हैं, उनको मैं जो है छोटे छोटे वीडियो बनाकर सीधे उनके पास व्हाट्सएप में भेज दूंगा। ठीक, वो उसको देख लेंगे। कुछ बच्चों ने ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हैं जो उनके कोर्स में नहीं हैं, ठीक, तो उनको भी वो क्वेश्चन में बताकर सीधे उन्हीं को बता दूंगा, क्योंकि वो टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी उन्होंने पूछे हैं तो वो उनको बताए जाएंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। ठीक, और अब वेव ऑप्टिक्स की कहानी ख़त्म हो गई है, अब कोई नई चीज़ हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।